बच्चों की मंगल कामना के साथ मैं पुनः आप लोगों के समक्ष शास्त्रीय क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने डेमो क्लासेस काफ़ी डाल दी हैं अपने YouTube चैनल पर। आज हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। अब जितने भी मैं उपविषय डालूंगा वो संपूर्ण उपविषय डालूंगा। हमारा जो आज का उपविषय है दोस्तों, वो है भाषा एवं व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण, ठीक है जी। भाषा क्या होती है हमने रटने की जरूरत नहीं है। भाषा जो शब्द है वो भास धातु से बना है। धातु होती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी। कोई भी स्पष्ट वाणी भाषा होती है। अब एक व्यक्ति एक चबूतरे पर उदास बैठा था। दूसरा व्यक्ति आया, उससे पूछा, क्यों भाई उदास है? उसने कहा, हाँ यार बहुत उदास हूं। क्या हुआ? किसी ने मेरा पर्स मार लिया। कितने रुपए थे? 5,000 रुपए थे। इस तरह से दो व्यक्तियों के बीच में प्रश्न और उत्तर के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हुआ। यही क्या है? भाषा है। तो भाषा की परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा होता है। विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम जो होता है वो क्या होता है? भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो। मौखिक और लिखित। मौखिक जो शब्द है वो मुख शब्द में एक प्रत्यय लगाने से बना है। मुख जो शब्द है वो संज्ञा है। मुख शब्द में एक प्रत्यय लगाने से मौखिक बना है। जो प्रत्यय संज्ञा शब्दों के पीछे जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। दोस्तों, जो शब्दों का निर्माण होता है ना, वो 4 प्रकार से होता है। शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकारों से। उपसर्ग से होता है, प्रत्यय से होता है, संधि से होता है, समास से होता है। और वर्णों से तो सभी जो शब्द है वो बनते ही हैं। जैसे उपसर्ग से मैं बताऊंगा आपको, हार शब्द है। क्या शब्द है? हार। अब हार का मतलब क्या है? हार आभूषण भी होता है और हार जीत शब्द का विलोम शब्द भी होता है। अगर इसके आगे मैं आ शब्द लगा दूं, शब्द बन गया आहार। इसके आगे मैं वी शब्द लगा दूं, शब्द बन गया विहार। इसके आगे मैं प्र शब्द लगा दूं, प्रहार। और इसके आगे मैं उप लगा दूं, क्या बन गया? उपहार। जो ये शब्दांश मैंने जोड़े हैं, आ वी प्र उप, ये क्या है? उपसर्ग है। यानी उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय का एग्जाम्पल मैंने दे दिया। मुख शब्द में एक प्रत्यय लगाने से बनता। संधि, जैसे मैंने शब्द लिख रहा महा पलश ईश, शब्द बना महेश। अगर मैं समास की बात करूं, मैंने शब्द लिखा राजा प्लस पुत्र, शब्द बना राजपुत्र। ठीक है जी। इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है, वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। दैनिक व्यवहार में यही भाषा यूज होती है। दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में इसी भाषा का प्रयोग होता है। दैनिक जो शब्द है वो दिन शब्द में एक प्रत्यय लगाने से बनता है। ठीक है जी।
ये आई की मात्रा क्यों हुई, मुख में औ की मात्रा क्यों हुई इक प्रत्यय लगाने से, ये जब हम प्रत्यय का टॉपिक करेंगे तब हम बताएंगे। यानी ये सारे विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन रूप भाषा का यही है। जब मनुष्य अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है वो लिखित भाषा होती है, ठीक है जी। लिख धातु में इत प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, लिखित बनता है। ये शब्द था, ये धातु है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये है कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं के पीछे जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है जी। प्रत्यय वाले टॉपिक में हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। लिख धातु में इत प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, लिखित बनता है। विचारों का आदान प्रदान का माध्यम क्या है, भाषा है। भाषा के रूप कितने हैं, दो, मौखिक, लिखित। मुख शब्द में इक प्रत्यय लगाने से मौखिक बनता है। जब मनुष्य अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दैनिक व्यवहार में इसी भाषा का प्रयोग होता है। दैनिक जो शब्द है वो दिन शब्द में इक प्रत्यय लगाने से बनता है। शब्दों का निर्माण चार प्रकार से होता है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से, समास से, ठीक है जी। सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित जो भाषा है ये सुरक्षित भाषा है, यानी जो चीजें आज हमने लिख दी उसको हम 10 साल बाद भी पढ़ सकते हैं, 20 साल बाद भी पढ़ सकते हैं। लिखित भाषा जो है वो सुरक्षित भाषा है। पत्रों में, पत्रिकाओं में, पुस्तकों में इसी भाषा का प्रयोग होता है। इसी भाषा, यही कारण है कि हम प्राचीन वेदों को आज भी पढ़ रहे हैं। साथ जन्म होता है जी व्याकरण का, ठीक है। व्याकरण जो शब्द है वो वी प्लस आ प्लस कर्ण, यानी कर्ण शब्द में वी और आ दोनों उपसर्ग लगाने से बनता है। हालांकि संस्कृत में तो ये आगे भी बन जाता, क्री धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने से बनता, लेकिन हिंदी में यहीं से काम चल जाएगा। कर्ण मूल शब्द है, कर्ण शब्द में वी और आ उपसर्ग लगाने से क्या बनता है, व्याकरण। जैसे मैं एक बात लिखूं, मैंने लिख दिया घोड़ा घास खाती है। आप बोलोगे जी आप तो पागल हो, क्योंकि घोड़ा शब्द पुल्लिंग है और खाती है क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग है। ये वाक्य अशुद्ध है, मैं भी जानता हूं। ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। अगर मैं इसी को ऐसे लिखता घोड़ा घास खाता है, ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। ये वाक्य शुद्ध है, इसकी जानकारी किसने दी, व्याकरण ने। ऊपर वाला वाक्य अशुद्ध है, इसकी जानकारी भी किसने दी, व्याकरण ने। तो व्याकरण की परिभाषा बन गई, भाषा के शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, व्याकरण। विचारों का आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। भाषा के शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। चलते हैं जी आगे। व्याकरण के 4 अंग हैं जी। व्याकरण के कितने अंग हैं, 4। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, अगला उपविषय हमारा यही रहेगा, उसे वर्ण कहा जाता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है उसको पद कहते हैं। और पदों के व्यवस्थित और एक विचार को पूर्णता से अभिव्यक्त करने वाले पद समूह को वाक्य कहा जाता है। ये सारे के सारे उपविषय अलग अलग हैं, जिसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलते हैं जी आगे। अब बात आती है भाषाएं कितनी हैं।
भारत में भाषाएं जो संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषाएं हैं वो दोस्तों हैं कितनी? 22। ठीक है जी। उपभाषाएं कितनी हैं? उपभाषाएं हैं 5 और बोलियां कितनी हैं? 18। ठीक है जी। इनमें से एक क्वेश्चन आता है, हालांकि इसका स्पेशल टॉपिक भी मैंने डाल दिया है, लेकिन ये इसके अंतर्गत आता है, भाषा के अंतर्गत। बता देता हूं आपको। उपभाषाएं नंबर 1 पूर्वी हिंदी, नंबर 2 पश्चिमी हिंदी, नंबर 3 राजस्थानी हिंदी, नंबर 4 बिहारी हिंदी, नंबर 5 पहाड़ी हिंदी। ये हमारी उपभाषाएं हैं। ठीक है जी। बोली का विकसित रूप उपभाषा होता है। ठीक है। भाषा की परिभाषा हमने पढ़ दी थी। बोलियां जो होती हैं, बोली कहते किसे हैं? किसी विशेष क्षेत्र में वहां के निवासियों के द्वारा बोले जाने वाले शब्दावली को बोली कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली शब्दावली को क्या कहा जाता है? वहां के निवासियों के द्वारा बोले जाने वाली शब्दावली को क्या कहा जाता है? बोली। अब क्वेश्चन आता है, पूर्वी हिंदी की बोली छांटे, राजस्थानी हिंदी की बोली छांटे। उसका बिल्कुल आसान सा तरीका है। मान लो हमने पूर्वी हिंदी की बोली छांटनी है, तो मैंने शब्द लिखा अबच। क्या लिखा? अबच लिखा। ठीक है। अबच, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे लिख दिया मैंने अवधि। ऐसे क्या लिखा? अवधि। वैसे लिख दिया बघेली। 6 से लिख दिया मैंने छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। राजस्थानी की सबसे लास्ट में बताऊंगा। पश्चिमी हिंदी की सबसे लास्ट में बताऊंगा। राजस्थानी हिंदी के लिए मैंने शब्द लिखा मामा मेज। ठीक है जी। मामा मेज बिल्कुल सिंपल सा शब्द है। मां से लिख दिया मैंने मारवाड़ी। इस मां से लिख दिया मैंने मालवी। में से लिख दिया मैंने मेवाती। और जय से लिख दिया मैंने जयपुरी। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, ये राजस्थानी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी के लिए मैंने शब्द लिखा भो मैम। बिल्कुल आसान सा शब्द है। भो से लिखा मैंने भोजपुरी। मैं से लिखा मैंने मैथिली। इस मैं से लिख दिया मैंने मगही। भोजपुरी, मैथिली, मगही। भोजपुरी, मैथिली, मगही। पहाड़ी हिंदी के लिए मैंने शब्द लिख दिया कुगही। क्या लिख दिया? कुगही। कु से लिखा कुमाऊनी। गै से लिख दिया गढ़वाली। ही से लिख दिया हिमाचली। ठीक है जी। पश्चिमी हिंदी के लिए मैंने सब लिखा खक बू बम्बर। खक बू बम्बर। ख से लिख दिया मैंने खड़ी बोली। हिंदी भाषा का मानक रूप यही है, खड़ी बोली। कैसे लिख दिया मैंने कन्नौजी। बू से लिख दिया मैंने बुंदेली।
बां से लिख दिया मैंने बांगरू, ब्र से लिख दिया मैंने ब्रज। पूरी वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगी। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर लाइक और डिसलाइक का बटन भी नीचे दिया गया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं और पसंद आए तो लाइक करके बता। सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार है। भारोपीय हिंदी जो भाषा है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। एक है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। तमिल की लिपि तमिल है, तेलुगु की तेलुगु है, मलयालम की मलयालम है, कन्नड़ की कन्नड़ है। ठीक है जी। 2 भाषा परिवार और हैं, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है जी। ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि हिंदी भाषा कौन से भाषा परिवार की भाषा है, तो हम बताएंगे भारोपीय भाषा परिवार की जो भाषा है वो हिंदी है। ठीक है जी। सबसे बड़ा भाषा परिवार के बारे में पूछा जाए तो भी यही हमारा आंसर होगा, भारोपीय परिवार की भाषा। हर टॉपिक हम विस्तार से करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद वर्ण विचार का टॉपिक जो है उसका, ये वर्ण विचार का पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाल चुका हूं। ठीक है, यानी पहले करवा चुका हूं। स्टार्टिंग हमारी भाषा वाले टॉपिक से ही थी। शाम को इसका लिंक मैं आपके पास भेज दूंगा फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से। ठीक है, फिर कल सुबह वर्ण विचार का पार्ट 2 का लिंक आपके पास भेज दिया जाएगा। यानी परसों को हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। कल कोई वीडियो नहीं डलेगी, सिर्फ इनका लिंक भेजा जाएगा क्योंकि ये वीडियो बन चुकी हैं वर्ण विच्छेद का। ठीक है जी। कोशिश हम करेंगे कि पूरी व्याकरण बारीकी से आपके सामने प्रस्तुत की जाए और आप लोगों की सहायता हो जाए। आने वाले जो HSSC के एग्जाम है, रीट के एग्जाम है, या स्टेट का एग्जाम आपने देना है, UPSI का एग्जाम आपने देना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।